बचपन में दौलत राम बहुत गरीब था। समय के साथ साथ उसने शहर जाकर खूब मेहनत की और बहुत सा पैसा कमाया। जैसे जैसे लक्ष्मी मैया की कृपा होती गई, दौलत राम का घमंड भी बढ़ता गया। वो हर किसी को नीची निगाह से देखने लगा। बहुत दिन बाद वो शहर से अपने गांव आया। दोपहर में एक बार वो घूमने के लिए निकला तो उसे अपने बचपन की सारी यादें ताज़ा होने लगीं। उसे वो सारे दृश्य याद आने लगे जहां उसने अपना बचपन बिताया था। एकाएक उसका ध्यान एक बरगद के पेड़ पर पड़ा, जिसके नीचे एक आदमी आराम से लेटा हुआ था। क्योंकि धूप थोड़ी तेज थी, इसीलिए दौलत राम सीधा वहां पर पहुंचा और उसने देखा कि उसका बचपन का साथी कन्हैया वहां पर आराम से लेटा हुआ था। बजाय इसके कि दौलत राम अपने पुराने मित्र का हालचाल पूछे, उसने कन्हैया को टेढ़ी नज़र से देखा और कहा, ओ कन्हैया, तू तो बिल्कुल निठल्ला है। ना तू पहले कुछ करता था और ना अब कुछ करता है। मुझे देख, मैं कहाँ से कहाँ पर पहुँच गया। दौलत राम की बातों में उसका घमंड साफ झलक रहा था। ये सुनकर कन्हैया बुड़बुड़ाकर उठ बैठा। दौलत राम का हालचाल उसने पूछा और कहने लगा कि समस्या क्या है। दौलत राम के ये कहने पर कि वो काम क्यों नहीं करता, कन्हैया ने पूछा कि उसका क्या फ़ायदा होगा। दौलत राम ने कहा कि तेरे पास बहुत सारे पैसे होंगे, तो उन पैसों का मैं क्या करूँगा। कन्हैया ने फिर से प्रश्न किया। अरे मूर्ख, उन पैसों से तू एक बहुत बड़ा महल बनाना। क्या करूँगा मैं उस महल का, कन्हैया ने फिर से तर्क किया। ओ मंदबुद्धि, उस महल में तू आराम से रहना, नौकर चाकर होंगे, घोड़ा गाड़ी होगी, बीवी बच्चे होंगे। दौलत राम ने ऊंचे स्वर में गुस्से से कहा। कन्हैया ने कहा, फिर उसके बाद क्या। अब दौलत राम अपना धीरज खो बैठा। वो गुस्से में झुंझला कर बोला, ओ पागल कन्हैया, फिर तू आराम से लंबी तान कर सोएगा। ये सुनकर कन्हैया ने मुस्कुराकर जवाब दिया, सुन मेरे भाई दौलत, तेरे आने से पहले भी मैं लंबी तान के ही सो रहा था। ये सुनकर दौलत राम के पास कुछ भी कहने को नहीं रहा। उसे इस चीज़ का एहसास हो गया कि जिस दौलत को वो इतनी मान्यता देता है, वो एक सीधे साधे कन्हैया की निगाह में कुछ भी नहीं है। उसका घमंड चकनाचूर हो गया। आगे बढ़कर उसने कन्हैया को गले लगा लिया और कहने लगा कि आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। दोस्ती के आगे दौलत कुछ भी नहीं है। इंसान और इंसानियत ही सबसे बड़ी चीज़ है। छत्रपुर के ठाकुर रणवीर सिंह की उदारता और न्याय से सब जनता भली भांति परिचित थी। उनके दीवान करमचंद का तो बस क्या ही कहना। उनकी चतुरता और ज्ञान का सबको पता था। दीवान जी छत्रपुर के सारे कामकाज देखते थे। उनके होते हुए ठाकुर रणवीर सिंह को किसी भी तरह की कोई फिक्र नहीं थी। रणवीर सिंह दीवान जी को बहुत मानते थे और हर बात पर उनकी सलाह लेते थे। रियासत बहुत बड़ी थी, इसीलिए दीवान जी को काफ़ी घूमना फिरना पड़ता था। निश्चय है कि दीवान जी की तनख्वाह भी काफ़ी थी। ठाकुर साहब के निजी नौकर सुंदर के अलावा सारी जनता दीवान जी को बहुत ही मान देती थी। सुंदर को सदा इस बात की ही शिकायत रहती थी कि वो ठाकुर साहब की सेवा में सदा लगा रहता है, मगर उसको दीवान जी से बहुत ही कम पैसे मिलते हैं। ये बात रह रह कर उसको परेशान करती थी। एक दिन ठाकुर साहब अपनी रियासत का दौरा करने के लिए निकले। उनके साथ सुंदर भी था। अकेले मौका पाकर सुंदर ने अपने दिल की बात ठाकुर साहब से कही और उनसे विनती की कि उसको भी दीवान जी के बराबर तनख्वाह मिलनी चाहिए। रणवीर सिंह ने
सुंदर की बात बहुत ही ध्यान से सुनी और कहा, तुम ठीक कहते हो सुंदर, तुम्हारी इस बात पर हम घर जाकर फैसला करेंगे। इतने में कुछ शोर शराबे की आवाज़ सुनाई पड़ी। ठाकुर साहब ने सुंदर को कहा, वो जाकर देखो कि ये शोर कैसा है। सुंदर भागा भागा गया और आकर बताया कि वो बंजारे हैं। वो तो ठीक है, मगर वो कहाँ से आए हैं? ठाकुर साहब ने पूछा। सुंदर फिर भागकर गया और आकर बोला, वो राजस्थान से आए हैं। वो कौन लोग हैं, जरा पता लगाओ, ठाकुर साहब ने फिर से पूछा। सुंदर फिर से भागा भागा गया और आकर बताया कि वो कठपुतली वाले हैं। वो यहाँ क्या करने आए हैं? ठाकुर साहब ने फिर से प्रश्न किया। सुंदर फिर से भाग कर गया और आकर बताया, वो कठपुतली का नाच दिखाने आए हैं। सुंदर, जाकर पता करो कि क्या ये लोग आज रात को हमें कठपुतली का नाच दिखाएंगे। सुंदर फिर से भागा भागा गया और आकर बताया कि वो आज रात को पुतली का नाच दिखाएंगे। अब सुंदर थक चुका था और उसको समझ नहीं आ रहा था कि ठाकुर साहब ये सब क्यों कर रहे हैं, छोटी छोटी बात को लेकर उसे परेशान क्यों कर रहे हैं। इतने में दीवान जी वहाँ पर आए। ठाकुर साहब ने उनको भी यही सवाल किया कि वो जाकर देखें कि ये शोर कैसा है। दीवान जी गए और थोड़ी देर में आकर बताया कि ये लोग राजस्थान के बंजारे हैं, कठपुतली का नाच कराते हैं। सुना है ये लोग अपने काम के बहुत ही माहिर हैं, इसीलिए मैंने इनसे कहा है कि आज रात को यहाँ पर अपनी कला का प्रदर्शन दिखाएं। सुंदर ये सब देख रहा था। इससे पहले कि ठाकुर साहिब कुछ कहें, उसको अपनी गलती का एहसास हो गया। वो हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और बोला, अन्नदाता, आज आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं जहाँ पर भी हूँ बिल्कुल ठीक हूँ। मैं समझ गया कि आपने दीवान जी से केवल एक ही प्रश्न किया था और दीवान जी आपके सभी प्रश्नों का उत्तर लेकर आए, जबकि मैं आपके एक एक प्रश्न के लिए उनके पास भागता भागता जा रहा हूँ और आ रहा हूँ। इससे सिद्ध होता है कि दीवान जी मुझसे कहीं ज़्यादा काबिल और समझदार हैं। बिना किसी कारण के ही मैंने दीवान जी की शान में गलत सोचा। इस बात के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और इसके बाद सुंदर बिना किसी शिकायत के फिर से अपनी नौकरी में लग गया। बहुत समय पहले की बात है। प्रतापगढ़ के राजा को कोई संतान नहीं थी। राजा ने फैसला किया कि वह अपने राज्य के किसी बच्चे को ही अपना उत्तराधिकारी चुनेंगे। इसी इरादे से एक दिन सभी बच्चों को बुलाया गया। राजा ने घोषणा की कि वह वहां मौजूद बच्चों में से ही किसी को अपना उत्तराधिकारी चुनेंगे। उसके बाद राजा ने सभी बच्चों के बीच में एक छोटी सी थैली बंटवा दी और बोला, प्यारे बच्चों, आप सभी को जो थैली दी गई है उसमें अलग अलग पौधों के बीज हैं। हर बच्चे को सिर्फ एक ही बीज दिया गया है। आपको इसे अपने घर ले जाकर एक गमले में लगाना है। 6 महीने बाद हम फिर यहाँ इकट्ठा होंगे और उस समय मैं फैसला करूँगा कि मेरे बाद प्रतापगढ़ का अगला राजा कौन होगा। उन्हीं लड़कों में ध्रुव नाम का भी एक लड़का था। बाकी बच्चों की तरह वह भी बीज लेकर खुशी खुशी अपने घर वापस पहुंच गया। माँ की मदद से उसने एक गमला चुना और उसमें उस बीज को बो दिया और वह उस गमले की अच्छे से देखभाल करने लगा। दिन बीतने लगे, पर हफ्ते 2 हफ्ते बाद भी ध्रुव के गमले में पौधे का कोई नामो निशान नहीं था। वहाँ अब आसपास के कुछ बच्चों के गमले में पौधे दिखने लगे थे। ध्रुव ने सोचा कि हो सकता है उसका बीज कुछ अलग हो और कुछ दिनों बाद उसमें से कुछ निकले, और ऐसा सोचकर वह
पूरी लगन से गमले की देखभाल करता रहा, पर 3 महीने बीत जाने पर भी उसका गमला खाली था। वहीं दूसरी ओर बाकी बच्चों के गमले में अच्छे खासे पौधे उग गए थे। कुछ में तो फल फूल भी दिखाई देने लगे थे। ध्रुव का खाली गमला देख सभी उसका मजाक बनाते और उस पर हंसते। यहाँ तक कि कुछ बड़े बुजुर्ग भी उसे बेकार में मेहनत करने से मना करते। पर बावजूद इसके ध्रुव ने हार नहीं मानी और लगातार गमले की देखभाल करता रहा। देखते देखते 6 महीने भी बीत गए और राजा के सामने अपना गमला ले जाने का दिन आ गया। ध्रुव चिंतित था क्योंकि अभी भी उसके गमले में कुछ नहीं निकला था। वह मन ही मन सोचने लगा, अगर मैं ऐसे ही राजा के सामने चला गया तो सब लोग मुझ पर कितना हंसेंगे और कहीं राजा भी मुझसे नाराज हो गए और सजा दे दी तो किसी को यकीन नहीं होगा कि मैंने बीज में रोज पानी डाला था। सब मुझे कितना आलसी समझेंगे। माँ ध्रुव की परेशानी समझ रही थी। उसने ध्रुव की आंखों में आंखें डालकर कहा, बेटा, नतीजा जो कुछ भी हो, तुम्हें राजा को उसका दिया हुआ बीज लौटाना ही चाहिए। जो दिन तय हुआ था उस दिन सभी बच्चे राजमहल के मैदान में इकट्ठा हो गए। वहाँ एक से बढ़कर एक पौधों का अंबर लगा था। रंग बिरंगे फूलों की खुशबू से पूरा महल सुगंधित हो गया था। ध्रुव का खाली गमला देखकर बाकी बच्चे उसका मजाक उड़ा रहे थे कि तभी राजा के आने की घोषणा हुई। सभी बच्चे शांति से अपनी जगह खड़े हो गए। सबके अंदर बस एक ही प्रश्न चल रहा था कि कौन बनेगा राजा। राजा बच्चों के बीच से होकर आगे बढ़ने लगे। वे जहाँ से भी गुजरते बच्चे तनकर खड़े हो जाते और अपने आप को योग्य उत्तराधिकारी साबित करने की कोशिश करते। तमाम खूबसूरत पौधों को देखने के बाद राजा की नजर ध्रुव पर पड़ी। राजा ने पूछा, बेटा, क्या हुआ? तुम्हारा गमला खाली क्यों है? ध्रुव कुछ हिचकिचाहट के साथ बोला, महाराज, मैं रोज इसमें पानी डालता था, धूप दिखाता था। 6 महीने तक मैंने इसकी पूरी देखभाल की, पर फिर भी इसमें से पौधा नहीं निकला। राजा बाकी गमलों को देखने के लिए आगे बढ़ गया और सभी गमले देखने के बाद राजा ने बच्चों को संबोधित किया। आप लोगों ने खुद को साबित करने के लिए कड़ी मेहनत की। ज्यादातर लोग किसी भी कीमत पर राजा बनना चाहते हैं, लेकिन एक लड़का है जो यहाँ खाली हाथ ही चला आया। ध्रुव, तुम यहाँ मेरे पास आओ। सबके सामने इस तरह बुलाया जाना ध्रुव को कुछ अजीब लगा। वे धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। जैसे ही राजा ने उसका गमला उठाकर बाकी बच्चों को दिखाया, सभी बच्चे हंसने लगे। राजा ने ऊंची आवाज में कहा, शांत हो जाइए। 6 महीने पहले मैंने आपको बीज दिए थे और अपने अपने पौधों के साथ आने को कहा था। मैंने आपको जो बीज दिए थे वो बंजर थे। आप चाहे उसकी जितनी भी देखभाल करते, उसमें से कुछ नहीं निकलता। लेकिन अफसोस है कि आप सबके बीच में बस एक ध्रुव ही ऐसा है जो खाली हाथ यहाँ उपस्थित हुआ है। आप सबको उससे सीखना चाहिए। पहले तो उसने ईमानदारी दिखाई कि और लोगों की तरह बीज में से कुछ ना निकलने पर दूसरा बीज नहीं लगाया, और उसके बाद खाली गमले के साथ यहाँ आने का साहस दिखाया, ये जानते हुए भी कि लोग उस पर कितना हंसेंगे, उसे कितना अपमानित होना पड़ेगा। मैं घोषणा करता हूँ
कि ध्रुव ही प्रतापगढ़ का अगला राजा होगा। यही उसकी ईमानदारी का फल है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।